अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं ताकि आप सब लोगों के नॉलेज में, आप सब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है एनिमल कॉमेडी हब, इनका नाम है हाफिज आबिद। ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और वो लिखते हैं कि सर पीएनपी प्रोग्राम के बारे में डिटेल दें और ओपन वर्क परमिट और एक्सप्रेस एंट्री का क्या मतलब है। ये जो एक कमेंट में आपने 3 सवाल पूछे हैं, ये 3 टॉपिक्स हैं जिन पर 3 वीडियोस बन सकती है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में क्विकली बता देता हूँ कि जब कोई शख्स कनाडा आता है तो उसके पास यहाँ आने के लिए 2 ऑप्शंस होती है कि या तो वो वर्क वीज़े पर आएगा, जॉब ऑफर लेकर आएगा, या फिर वो डायरेक्ट रेजिडेंसी अप्लाई करके आएगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर कोई वर्क वीज़े पर यहाँ आएगा तो यहाँ पर परमानेंट होने के लिए, सेटल होने के लिए, पक्का होने के लिए उसे बाद में रेजिडेंसी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो डायरेक्ट आएगा ही रेजिडेंस, वो बस डायरेक्ट रेजिडेंट ही बनकर आएगा, उसे फिर कुछ भी नहीं करना है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा अप्लाई करता है, अगर तो वो डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करेगा तो आप सिर्फ वर्क के लिए आओगे और बाकी रेजिडेंसी वाले काम आप यहाँ आकर करोगे। लेकिन अगर उस साल डायरेक्ट वीज़े का कोटा ख़त्म हो गया होगा, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, डायरेक्ट का कोटा, पीएनपी का कोटा, एक्सप्रेस एंट्री का कोटा, एआईपी का कोटा वगैरह, तो फिर वो आपका डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। फिर वो आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल पीएनपी में अप्लाई करेगा। तो पीएनपी में पहले आपका वीज़ा आएगा, फिर आप यहाँ मूव करके काम करना शुरू कर दोगे और फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी आएगी। इसमें यह भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान रहते हुए आ जाएं और आप यहाँ पर डायरेक्ट रेजिडेंट बनकर आओ, या फिर यह भी हो सकता है कि पहले आपका वर्क वीज़ा आए, आप यहाँ आकर काम करना शुरू कर दो और फिर उसके साल 6 महीने बाद, 1.5-2 साल बाद जब भी फिर आपका रेजिडेंसी आ जाएगा। लेकिन वो दोनों अप्लाई एक ही प्रोग्राम में होंगे और उस प्रोग्राम को कहते हैं पीएनपी प्रोग्राम। इसी तरह एक्सप्रेस एंट्री होता है कि जिन लोगों के पास जॉब ऑफर नहीं है और वो कनाडा आना चाहते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री पर वो अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अगर ड्रॉ में उनका नाम निकल आए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उनको डायरेक्ट रेजिडेंसी दे देती है, उन्हें जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो यहाँ आकर कोई भी जॉब कर सकते हैं या अपना कोई भी कारोबार वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा आपने पूछा ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट 2 तरह के लोगों को मिलता है। वो लोग जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उन्हें 1 साल, 2 साल या 3 साल का ओपन वर्क परमिट देती है कि वो जहाँ चाहें जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं और फिर उस काम की एक्सपीरियंस की बेसिस पर वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई शख्स यहाँ स्टूडेंट आएगा तो उसके साथ उसकी अगर बीवी आती है, या अगर बीवी यहाँ स्टूडेंट आई है और साथ में शौहर आया है, तो ये जो सेकंड पर्सन है इसको गवर्नमेंट ओपन वर्क परमिट दे देगी। स्टूडेंट को ओपन वर्क परमिट मिलेगा स्टडी कंप्लीट होने के बाद। उसकी स्टडी 1 साल की है, 2 साल की है, जितना भी है स्टडी, 4 साल की है, जो भी है, उसको अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वर्क परमिट मिलता है। और जो उसका साथी आएगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी, उसको आते साथ ही ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और वो आते साथ ही काम शुरू कर सकता है। वैसे ये तीनों लंबे टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है जुनेद लियाकत ने और वो लिखते हैं, फाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीवी बनाने के बाद उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेंड करना है या फिर ऐसे ही कंपनी को मेल कर दें? इसका बता दें प्लीज़। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है इस चीज़ में। आप जब भी सीवी भेजोगे तो आपने सीवी तो बनाई होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मोस्टली उसी में ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर देना पीडीएफ में। इसका फ़ायदा ये होगा कि पीडीएफ को खोलने के लिए जो पीडीएफ एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है वो यूनिवर्सल है, वो सबके पास होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जिस वर्जन में आप अपने सीवी बनाओगे, हो सकता है कि एम्प्लॉयर के पास या एचआर के पास, जो आपका सीवी खोल के देखने वाले लोग हैं, हो सकता है उनके पास डिफरेंट वर्जन हो। तो आपकी सीवी फॉर एग्जांपल बनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में, खोलने वाले के पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 फॉर एग्जांपल। तो आपकी सीवी जब इधर ओपन होगी ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका फॉन्ट बिगड़ जाता है।
उसका फॉर्मेट बिगड़ जाता है, चीज़ें इधर-उधर हो जाती है। तो वो सीवी अच्छी नहीं लगती और एम्प्लॉयर अपने ज़हन पर ज़ोर देगा नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पास 50 और भी सीवी आई होगी, तो आपकी सीवी वो डिलीट कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी सीवी को जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी है, उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो लॉक हो जाए, उसका फॉर्मेट लॉक हो जाए। तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास पीडीएफ का कोई भी वर्जन हो, जैसे आपके पास पीडीएफ थी वैसी ही आँख खुलेगी, वो उसका फॉर्मेट लॉक हो चुका होगा, तो इसका फ़ायदा हो जाता है। और कन्वर्ट करना बहुत आसान है, आप फ्री में ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली सीवी को पीडीएफ में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है शाहजैन ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? मेरा आपसे सवाल है कि अगर बंदा कनाडा पहुंच जाता है अपनी जॉब पे, तो उसको जो ज़ाहिर है सैलरी एडवांस में तो नहीं मिलेगी, कंपनी कोई भी सैलरी एडवांस में नहीं देगी, तो फिर उसको अपना खर्चे या अखराजात पूरे करने के लिए हाउस रेंट वगैरह या फिर खाने पीने का या मोबाइल का खर्चा या फिर टैक्सी का आने जाने का किराया खर्चा वगैरह, ये सारा कितने डॉलर अपने साथ ले जाना चाहिए? ये सवाल आपने ना कभी बताया और ना किसी ने पूछा है, तो मुझे इसका जवाब दे दें कमेंट्स में। आपका सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि जब आप कनाडा आओगे, जैसे आप यहाँ पर लैंड करोगे, तो आने से पहले आप अपने एम्प्लॉयर को बता दोगे कि मैं किस दिन आ रहा हूँ, किस एयरपोर्ट पर लैंड करूँगा। तो वो यहाँ पर आपको पिक करने के लिए ऑलरेडी किसी एम्प्लॉय को भेज देंगे या कोई टैक्सी सर्विस बुक कर लेंगे, उबर वगैरह, जो आपको एयरपोर्ट से उठाकर सीधी आपको आपकी रेजिडेंस पर ले जाएगी। कंपनी आपके लिए घर भी पहले से ढूंढ के रखेगी और उसका 1 महीने का किराया भी वो पहले से पे कर देगी। और अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी वो 1 महीने का किराया आपसे लेती भी नहीं है, वो फ्री में होता है। और जो बात है खाने पीने के खर्चे की और कंपनी एडवांस देती है या नहीं, तो कनाडा की कंपनियां एडवांस देती है। अगर आप उनसे एडवांस नहीं मांगोगे तब भी वो आपसे पूछेगी कि अगर आपको एडवांस में पैसे चाहिए तो आप ले लो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल सिस्टम होता है, उनको पता है कि जो आदमी 7 समंदर पार से आया अपने मुल्क को छोड़कर, तो ये लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर आपको एडवांस सैलरी चाहिए होगी तो मिल जाएगी, जिसमें आप अपना पूरा खर्चा उठा सकते हो। आपको घर का रेंट 1 महीने के लिए फ्री मिल जाएगा शुरू-शुरू में। अगर आपको पे भी करना पड़े तो भी वो आप एडवांस पैसे लेकर कंपनी से कर सकते हो। टैक्स वगैरह सारा कुछ ए टू ज़ेड सारा कंपनी उठा सकती है, उठाती है, उठा लेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ये जानना है कि ये सब आप खुद से करो, कंपनी से कुछ भी ना लो, तब आपको कितना खर्चा लगेगा? तो तकरीबन $2500 काफ़ी होंगे, जिसमें आप यहाँ लैंड करोगे, टैक्सी से उस घर पर जाओगे जो आपने रेंट पर लिया है, वहाँ 1 महीना रहोगे, खाना-पीना करोगे, किराया दोगे, तो 2500 में ये सारा हो जाएगा। मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे बता रहा हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अहमद नान ने और वो कहते हैं कि सर, जॉब का इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप्स पर होता है, मुझे अपने मोबाइल से ऐप इंस्टॉल करनी होगी इंटरव्यू के लिए, ये बता दें। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, फिर इंटरव्यू से पहले आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक आएगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वो इस ऐप में खुलेगा और फिर आपकी वीडियो कॉल पर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है 2023Y, इनका नाम शाहनवाज है और ये लिखते हैं, ब्रदर माय ईमेल इज नॉट गोइंग थ्रू हॉटमेल, दिस हैज हैपेंड 2 और 3 टाइम्स। इन्होंने ईमेल भेजी है जो जॉब आई थी। तो होता क्या है कि अगर किसी जॉब में एम्प्लॉयर के पास, एचआर के पास बहुत ज़्यादा सीवी आ जाए ना, उन्होंने एक लिमिट रखी होती है कि इस जॉब के लिए जब 100 सीवीज आ जाएंगी तो फिर वो मज़ीद सीवीज नहीं लेंगे। तो जब इस तरह से उनका इनबॉक्स फुल हो जाता है तो वो इनकमिंग डिसेबल कर देते हैं, आइदर अपने ईमेल क्लाइंट में या अपनी फायरवॉल के थ्रू, तो मज़ीद सीवी नहीं आती। एक ये रीज़न होती है कि आप सीवी भेजोगे जाएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपने जहन में नंबर सोचा था 100 सीवीज का, 50 का, जो भी सोचा था, तो वो हो गया होगा, तो उन्होंने फिर उसको डिसेबल कर दिया है। या दूसरी ये वजह हो सकती है कि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी। स्पेलिंग मिस्टेक के चांस आजकल बहुत कम ही होते हैं, लोग बहुत एहतियात करते हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि एम्प्लॉयर डिसेबल कर देता है इनकमिंग को, ताकि और सीवी नहीं चाहिए उस जॉब के लिए। और जिस तरह से दुनिया के हालात आपको पता है ख़राब हो रहे हैं, तो सारी दुनिया कनाडा अप्लाई करती है। तो हो सकता है कि इस जॉब के लिए आपने थोड़ा लेट अप्लाई किया होगा या शायद मैंने थोड़ा लेट बताया होगा और बाकी लोगों ने अप्लाई कर दिया उस पर, क्योंकि अकेला मैं ही तो नहीं हूँ जिसको ये जॉब नज़र आती है, पूरी दुनिया के लोगों को ये जॉब नज़र आती है। और भी बहुत लोग होते हैं जहाँ यहाँ ऐड पढ़कर अपने पीछे लोगों को बता रहे होते हैं।
ख़ास तौर पर अफ्रीका वाले। तो वो शायद फिल हो गया होगा उनका इनबॉक्स इस जॉब के लिए। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देख नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है मूवीज़ प्लैनेट और ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली ये बता दें कि क्या लो वेज को पाकिस्तान में वर्क परमिट मिलते हैं या नहीं, बिकॉज मैंने सुना है जस्ट हाई वेज एंड जीटीएस स्ट्रीम कैटेगरी वालों को वर्क परमिट मिलता है। लो वेज वालों को 2024 में बैन हो गया था, इस बात में कितनी सच्चाई है, काइंडली क्लियर करें। पहली बात तो ये कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने कुछ रिसर्च की है, आई होप सो। हालांकि इन्होंने लिखा है कि मैंने सुना है। सुनी सुनाई बातें अक्सर गलत निकलती है। किसी और की आपने वीडियो देखी, उसने ये बात की, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। मेरी वीडियो आपने देखी, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप रिसर्च कर लें। अगर आप गूगल में लिखेंगे तो आपको गूगल ही बता देगा कि जो आपने सवाल किया है ये गलत है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी है और मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। कनाडा में होता क्या है कि जितनी भी जॉब्स आती है ना, डेयरी फार्म वर्कर, पोल्ट्री फार्म वर्कर, वेजिटेबल फार्म वर्कर, फ्रूट फार्म वर्कर या फैक्ट्री वर्कर, तो आपको क्या लगता है कि ये फार्म्स और ये फैक्ट्रियाँ सिटीज़ में होती है? नहीं, ये सब फैसिलिटीज़, फार्म्स, फैक्ट्रीज गांव में होती हैं, सिटी से दूर छोटी छोटी जगहों पर होती हैं। ये जो मकेन है, इनकी जो ज़्यादातर जॉब्स आती हैं ये फ्लोरेंस विले में आती है। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं, जो मेरी मकेन वाली वीडियोस देख चुके हैं, उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी क्योंकि मैं लोकेशन भी बताता हूँ। ज़्यादातर जॉब ग्रैंड फॉल्स या फ्लोरेंस विले में आती है। आपने कभी फ्लोरेंस विले देखा है गूगल मैप पर? उसमें सिर्फ 1550 लोग रहते हैं। कितने? 1550 लोग। कितने होते हैं 1550 लोग? हमारे इलाकों में एक मोहल्ले की आबादी 1550 से ज्यादा होती है। यहाँ पर पूरे सिटी की आबादी 1550 है। तो इतनी छोटी आबादी है, 1550 लोग रहते हैं। एक चर्च है, एक ग्रोसरी की शॉप है, वहाँ पर हिलाल खाना मिलता नहीं है। तो होता क्या है कि हम जैसे लोग जब आते हैं ना पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, कतर, सऊदी, कहीं से भी, और फ्लोरेंस विले वाली जैसी जगह पर काम शुरू कर देते हैं, तो शुरू में तो सब अच्छा लगता है। कनाडा में रहते हो, मौसम को एंजॉय कर रहे हो, बैंक बैलेंस भरता जा रहा है डॉलरों से, मतलब कि 6 महीने बाद करोड़पति बने बैठे हो। मतलब शुरू में सब अच्छा लग रहा होता है। पीछे वालों को भी होता है कि ताज़ा ताज़ा गया है, तो हाय हेलो चल रही होती है, सब फैंटास्टिक, एक सुपरस्टार वाली लाइफ चल रही होती है। 6 महीने बाद गला दबना शुरू हो जाता है। यार 6 महीने हो गए चिकन नहीं खाई, 6 महीने हो गए मटन नहीं खाए, कोई हिलाल गोश्त नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ पर गिनती की 5 सब्जियाँ मिलती है। आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, धनिया। बस यही आप हर हफ्ते 3-3 करके, एक दिन गोभी खा ली, एक दिन आलू खा लिया, एक दिन बैंगन खा लिया, फिर अगले दिन गोभी, फिर अगले दिन आलू, फिर अगले दिन बैंगन। कब तक करोगे ये सब? 6 महीने बाद आदमी पूरा हो जाता है। फिर वो कहता है कि यार निकलो यहाँ से। वो क्या करता है कि 6 महीने और गुजारता है, साल पूरा करने के बाद दूसरी जॉब सिटी में ढूंढ के सिटी मूव कर जाता है। सिटी में सब कुछ मिलता है, हिलाल चिकन, हिलाल मटन, सब कुछ। सब्जियों की वैरायटी होती है, जितनी सब्जियां पाकिस्तान में मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ मिलती है, सीजनल भी और अनसीजनल भी। सर्दियों में आम मिल रहे होते हैं यहाँ पर, तो वो चला जाता है सिटी में। अब इससे क्या हुआ, पीछे वैकेंसी खाली हो गई, सिटी में एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि पिछले 20, 30, 40 सालों से, 50 सालों से यही हुआ जा रहा है। लोग आते हैं बाहर से जॉब पर, फिर सिटी मूव कर जाते हैं। तो सिटीज में लोग ज्यादा हो गए, जॉब्स कम हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक सिटी में 100 नौकरियां हैं और बाहर से फॉर एग्जांपल 200 लोग आए थे गांव में नौकरियां करने के लिए, और ये 200 लोग गांव में नौकरियां करने के बाद सिटी में आ गए। सिटी में 100 नौकरियां थी, 200 लोग आए, 100 लोगों को तो जॉब मिल गई, बाकी 100 एक्स्ट्रा हो गए। तो जब गवर्नमेंट सर्वे करेगी साल के बाद, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो निकलेगी कि यहाँ पर 100 लोग अनएम्प्लॉयड है, बाकी आसपास 200 वैकेंसियां पड़ी है, सिटी में 100 अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। आप समझ रहे हो मसला क्या है? तो गवर्नमेंट ने यह रूल निकाला कि जिस भी एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से ज्यादा होगी, वहां पर लो वेज की जॉब आप नहीं दे सकते। अब जो भी सिटीज है वहां पर लोग जो इधर उधर से आ गए अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए, क्योंकि गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, अब बंदा हो गया इजी, अब उसको अच्छी लाइफ चाहिए, वो आ गया सिटी। अब सिटी में लो वेज की जॉब देने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप अगर किसी को भी सेल्समैन रखोगे, अकाउंटेंट रखोगे, कैशियर रखोगे, कोई भी ऐसी जॉब जो लो वेज में आती है, उसके लिए आप उसको LMI वगैरह नहीं दे सकते। लेकिन आसपास जितने भी इलाके हैं जहाँ पर बेशुमार वैकेंसियाँ पड़ी है,
वहाँ पर ये रूल नहीं है। आप फिर से रिसर्च करना, मैं करके बैठा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप अपनी तरफ से रिसर्च करना, सब जगह पर सारी जॉब्स मिल रही है, एलएमआई वाली मिल रही है, लेकिन जिन एरियाज़ में, जिन सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से ऊपर निकल गई है, वहाँ पर आप एलएमआई की जॉब नहीं दे सकते। और मैंने अब तक जितनी भी जॉब्स बताई है, उनमें से कोई एक भी किसी सिटी की नहीं है। सारी जॉब्स छोटे इलाकों की है, जहाँ पर नौकरियाँ खाली पड़ी है और सिटी वाले लोग भी वहाँ नहीं जाना चाहते। मैंने आपको वजह बता दी, मस्जिद नहीं है वहाँ पर, आपने 6 महीने से जुमा नहीं पढ़ा, मतलब कितना सब्र कर लोगे? निकलोगे ना वहाँ से कि यार सिटी जाता हूँ, जुमा नमाज़ पढ़ेंगे और मुसलमानों का मुँह देखूँगा, थोड़ी-सी सोशल गैदरिंग होगी, अपने अपने कल्चर के लोग मिलेंगे। वहाँ तो आप अकेले हो, वहाँ बस गिनती का एक चर्च है, सारे अंग्रेज़, उनमें आप एक फ़ॉरेनर फिर रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, आपके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। हाँ, अभी फ़ॉरेनर आया हमारे गाँव में। इसलिए लोग माइंड चेंज हो जाता है बाद में, कमाने के बाद, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बनाने के बाद माइंड चेंज हो जाता है, तो लोग गाँव में नहीं रह पाते, सिटी आ जाते हैं। सिटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उधर सारी वैकेंसीज़ पड़ी है। तो ये रूल इसलिए निकाला गया था कि सिटीज़ को भरते ना जाए, यानी कि लोगों को भी डिस्करेजमेंट हो कि यार सिटी जाएँगे तो काम नहीं मिलेगा, और अगर काम मिल गया तो पता नहीं आगे फिर उसको एलएमआई निकलता है कि नहीं। तो लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं और बाहर से लाने वालों को भी कि बस वहीं रहो जहाँ के लिए आए हो, वहाँ पर डेवलपमेंट करो, आबादी को वहीं पर ग्रो करो, मल्टीकल्चर बनाओ सब जगह। तो आपने जो पॉइंट सुना है वो सही है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो हर जगह के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक जगह के लिए है। और यहाँ पर जो जॉब्स आती है एलएमआई वाली, वो सारी दूर-दूर के टाउन, गाँव, देहातों की आती है। तो वहाँ पर बाहर के लोग आ सकते हैं, बाद में उनकी मर्ज़ी आगे कहीं मूव कर जाए, लेकिन एलएमआई वाली जॉब निकल रही है, मिल रही है, और आप रिसर्च भी कर लेना गूगल पर। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है ज़ैनी ने, या ज़ैन आई है या ज़ैनी है इनका आईडी। तो लिखते हैं कि फ़ात भाई, मेरा भी भाई है, उसने मैट्रिक किया हुआ 2021 का, उसके मैट्रिक में फिर उन्होंने नंबरों की परसेंटेज लिखी है जो उसकी आय है, उसको वर्क परमिट पर कनाडा कैसे भेज सकते हैं? आप बताओ पैसे कितने लगेंगे और कितना टाइम कितना लगेगा, और प्रोसेस में लीगल जा सके 2026 में कनाडा बिना कोई इंटरव्यू के, प्लीज हेल्प मी। अगर आपको कनाडा आना है बिना इंटरव्यू के, पैसे भर के, तो आपको जॉब ऑफर खरीदना पड़ेगा, तकरीबन $40,000 का मिल जाएगा आपको जॉब ऑफर। वो जॉब ऑफर लेने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करोगे, फिर आपका भाई यहाँ पर वर्क परमिट पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, जिसने आपको बुलाया या तो वही काम देगा अगर उसके पास काम है तो, अगर उसके पास काम नहीं है तो वो बोलेगा कि भाई आपको जहाँ काम करना है करो और वीज़ा अपना चेंज करा के चले जाओ, मेरा काम आपको यहाँ तक लाने का था, वो हो गया। तो अगर आपको ये ऑप्शन सही लगती है तो आप कर लो। मैं तो किसी को ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हर हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, $40,000 आपके लिए फालतू में हाथ की मैल हो, तो ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं। ऑप्शन यही है, अगर बिना इंटरव्यू के आना है, पैसे भर के आने, तो ऑप्शन यही है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है साजिद अली ने, और वो कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट कौन से हॉस्पिटल से करवाना होता है, अपनी मर्जी से या इनके किसी हॉस्पिटल से? जब आपके पास ईमेल आती है ना, लेटर आता है कि अपना मेडिकल करा लें, तो या अगर उसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा है तो आप वहीं से कराओगे, और अक्सर हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा होता, तो लेटर आने के बाद आप canada.ca की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर अपनी कंट्री, आप मेडिकल के सेक्शन में जाकर अपनी कंट्री आप पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे, तो वो आपको सारे हॉस्पिटल्स के नाम, उनके सिटीज़, एड्रेस सब दे देगा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ पर भी जो जो हॉस्पिटल है, सिटी का नाम, हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट सारा आ जाएगा। फिर आप उनसे फ़ोन पर रब्ता करोगे और उनसे अपॉइंटमेंट लोगे, और फिर आगे का प्रोसेस करोगे, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर लेटर में कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं है, तो आप पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल को चूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे, जो आपको करीब पड़ता हो, और ये पूरी लिस्ट canada.ca पर मौजूद है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी साजिद अली का है, और इन्होंने लिखा है कि फ़ात भाई, अगर पहले से आई ग्लासेस लगी हो तो टेस्ट क्लियर नहीं होगा क्या, प्लीज़ आंसर मी। ये जो आई टेस्ट है ना, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मेडिकल वाली वीडियो में बताया था, ये आई टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपकी आंखों का जो एग्जैक्ट नंबर है वो कनाडा के पास जाए, क्योंकि हमारा इस तरह भी होता है कि आइज़ में कुछ कमी बेशी आई होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, लेकिन कनाडा को एग्जैक्टली चाहिए कि आंखों की पावर कितनी है। तो अगर चश्मा भी लगा है, तो चश्मा लगा के जो पावर आपकी आंखों की बनती है वो एग्जैक्ट कनाडा को जाननी होती है। तो जिनको ग्लासेस लगी हैं वो भी
उनके लिए भी सब ओके है, और जिनको नहीं लगी उनके लिए भी ओके है। कनाडा बस जानना चाहता है कि आपकी आँखों का नंबर क्या है। दूसरी बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आँखों का कलर लिखना होता है, क्योंकि आगे जब आप यहाँ पर ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई करते हो, तो ड्राइवर लाइसेंस के अंदर आपकी आँखों का कलर लिखा जाता है, और ये कलर आपको वहीं दिखाना होता है कि आँखों का कलर क्या है, ताकि बाद में उनका कोई होगा सिस्टम फ्रॉड प्रोटेक्शन या जो भी है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये 2 चीज़ें आई टेस्ट में देखी जाती है कि आपकी आँखों की एग्ज़ैक्ट पावर और आपकी आँखों का कलर क्या है, क्योंकि आँखों का कलर आगे फिर यूज़ होना होता है ड्राइवर्स लाइसेंस में। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मुबारक अली ने, और वो पूछ रहा है कि एज लिमिट मैक्स, यानी कि ये जो जॉब्स आती है छोटी-मोटी जॉब्स, उनकी एज लिमिट क्या है? तो ये जो सिंपल जॉब्स आती है, वर्कर, फार्मर, लेबरर, सुपरवाइज़र, इन जॉब्स की जो एज लिमिट है वो 59 ईयर्स तक होती है, और जो बड़ी जॉब्स आती है मैनेजर वाली, सीईओ वाली, बड़ी-बड़ी जॉब, उनके लिए एज लिमिट 64 तक होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहम्मद उमर ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। फ़हद भाई, अगर इंटरव्यू इंग्लिश में देना हो तो उसके लिए क्या होगा? अगर एक शख्स को इंग्लिश नहीं आए, देखिए इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि कनाडा इंग्लिश कंट्री है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कनाडा का आप इस तरह से देखो कि कनाडा आपको अपनी नेशनैलिटी देता है। आप नेशनैलिटी कैसे लेते हो? आपको किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी लेने के लिए उस मुल्क में पैदा होना पड़ता है। आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्यों मिली है? क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हो। जब लोग दुबई, सऊदी या कतर जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर 100 साल भी जॉब कर लें, नेशनैलिटी नहीं देते वो। कनाडा आपको नेशनैलिटी देता है, ये बहुत बड़ी फ़ेवर है, और वो ये भी नहीं कहता कि यहाँ दोबारा पैदा हो। वो बस कहता है कि यहाँ काम करो, कुछ साल नेशनैलिटी दे देता है आपको। आपको इतनी बड़ी फ़ेवर मिल रही है, बदले में आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। कनाडा को थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। अब अगर कनाडा कहता है कि मेरी सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो सीख के आनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी भी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आप जैसी जॉब अप्लाई करोगे, उसके लेवल की इंग्लिश आपसे इंटरव्यू में बोली जाएगी, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये किसी को लेबर लेकर आ रहे हैं, फार्म वर्कर लेकर आ रहे हैं, तो उससे प्रोफेसर वाली इंग्लिश तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, उससे फिल्मों वाली अंग्रेजी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश भी आपसे हल्की वाली ही बोली जाएगी, लेकिन होगा सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू, उर्दू में या किसी और ज़बान में नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है ज़ैन आई है या ज़ैनी है, इनका पहले भी एक कमेंट आया था, फिर से आया है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास कमेंट्स की कोई तरतीब नहीं होती, वो जैसे-जैसे आते रहते हैं मैं उनके रिप्लाई करता रहता हूँ, तो अगर किसी का कमेंट मिस हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इन्होंने लिखा है कि जी बिल्कुल, इसी तरह है फ़हद भाई, मुझे पता नहीं कैसे ग्रुप्स में ऐड होगा, कहाँ से हो? बेसिकली मुझे इतना नहीं पता, आप प्लीज़ बता दें, मैं किस तरह सोशल सर्कल कैलगरी का, वहाँ का जो स्टूडेंट है, उनसे किस तरह ग्रुप में ऐड हो सकता हूँ? ये असल में यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जो कैलगरी में जहाँ ये पढ़ने के लिए आएँगे, वहाँ पर जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, मैं उनको कैसे ऐड करूँ? क्योंकि मैंने मशवरा दिया था कि आने से पहले आप वहाँ के ग्रुप सर्च करके खुद को वहाँ ऐड कर लेना, क्योंकि जब फिर आप काम ढूँढने निकलोगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वो सब कैसे करूँ? देखिए, मैं यहाँ स्टूडेंट नहीं आया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जॉब अप्लाई करके, जॉब ऑफ़र लेके, वीज़ा लगवा के यहाँ आया, फिर यहाँ पर आकर पक्का हुआ मैं। तो मुझे स्टूडेंट वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मुझे ये आइडिया है कि आपको ये सब कुछ सोशल मीडिया से मिलेगा, फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उस पर सर्च करो, वहाँ पर अगर कैलगरी के कोई स्टूडेंट ग्रुप्स बने हैं, या कोई ऐसे ग्रुप्स बने हैं जिनमें ये जॉब से रिलेटेड बातें होती है, क्योंकि आपके पास लीगली 20 घंटे होंगे 1 हफ्ते में काम करने के। स्टूडेंट 1 हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता है। उसमें आपका खर्चा नहीं पूरा होना। आपको कैश पर काम करना पड़ेगा। उसके कुछ मसाइल होते हैं। एम्प्लॉयर ट्रस्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो काम करा के पैसे ना दे। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि सारा है तो इल्लीगल, या कोई कंप्लेन ना कर दे, कोई चुगली ना खा ले, एम्प्लॉयर पकड़ा जाए, आप पकड़े जाओ, उसका भी फाइन, आपको भी वापस, मतलब इस तरह की चीज़ों से बचना भी होता है। तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनका एक सर्कल होता है, उनकी गैदरिंग होती है, वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। आपको भी इसी तरह वो कहीं न कहीं कैश पे काम करा देंगे, क्योंकि सारा इल्लीगल काम है ना, कोई है तो नहीं, कोई बेसिस तो है नहीं इस चीज़ की। और क्योंकि स्टूडेंट वाले रूट में आया नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मुझे यही पता है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, जैसे मैंने अप्लाई की थी, जॉब ऑफ़र आएगा जैसे मेरा आया, वीज़ा लगेगा जैसे मेरा लगा, फिर आप इधर आकर पक्के हो जाना जैसे मैं पक्का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया से ये चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन आप
ये मेक श्योर करना कि आने से पहले ये सब ढूंढ के सब सेटल करके अपना सारा निज़ाम बना कर आना, ये बहुत ज़रूरी है। या आने की बात करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अवैस KTK85, इनका आईडी है, अवैस ही नाम होगा इनका। और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फहद भाई, मैं सऊदीया में होता हूँ, तो जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, इसमें यहाँ का एड्रेस लिखूँ या पाकिस्तान का? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप अगर उसी कंट्री में रहते हो जहाँ के आप नेशनल हो, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, तो जब आप जॉब्स अप्लाई करोगे कनाडा की और वो आपसे कंट्री पूछेगा तो आप अपनी ही कंट्री लिखोगे, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हो, सऊदीया, कतर, कहीं पर भी, यूरोप में कहीं पर भी आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आप यही कंट्री लिखोगे जहाँ आप काम करते हो। अगर आप सऊदीया में तो सऊदीया लिखोगे, अगर आप कतार में, दुबई में हो तो आप दुबई ही लिखोगे जहाँ पर आप अभी रहते हो, काम करते हो। लेकिन अगर आप विजिट वीजे पर किसी दूसरी कंट्री में रहते हो और आप यहाँ की जॉब करते हो, या आपका उस कंट्री में जहाँ आप अभी हो लीगल स्टेटस नहीं है और फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तब भी आप अपना पाकिस्तान या इंडिया वाला एड्रेस लिखोगे। कंडीशन ये होती है कि आप अपनी कंट्री वो लिखोगे जिस कंट्री में आपका लीगल स्टेटस है। वो कंट्री या तो वो होती है जहाँ पैदा हुए हो, या वो होती है जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आपके पास वर्क वीज़ा है। वो कंट्री जहाँ विजिट पर गए, या वो कंट्री जहाँ आप इलीगल छुप छुपा के रह रहे हो, वहाँ पर आपका लीगल स्टेटस नहीं है, तो वो कंट्री आप जॉब एप्लीकेशन में नहीं लिखोगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है जुनेद लियाकत ने, और वो लिखते हैं कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बताते हैं कि ऐसे अप्लाई करें तो आपकी जॉब हो सकती है कनाडा में, मुझे कनाडा जाने का बहुत जुनून है, तो काइंडली ये बता दें कि पहले कभी ऐसे अप्लाई करने से लोग कनाडा पहुँच चुके हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस टाइम बहुत लंबा होता है, इसलिए कनाडा की कंपनीज को वर्कर की जल्दी ज़रूरत होती है, तो वो उन लोगों को जल्दी हायर करते हैं जो के पास होना कनाडा के। तो काइंडली इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, पहले कभी ऐसे लोग पाकिस्तान से कनाडा गए हुए हैं? प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और फिर एक और शख्स, उनका नाम है अल्लाह दिता, और वो कहते हैं कि सेम क्वेश्चन फहद भाई। तो इस सवाल का जवाब, अगर आपने ये कमेंट वाली वीडियो शुरू से देखी है तो आपको कुछ ना कुछ तो जवाब ऑलरेडी मिल गया होगा। मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं खुद इसी तरह के बैठा हूँ यहाँ पर। तो जी हाँ, ये सच है, लोगों को यहाँ से पाकिस्तान में जॉब मिलती है, जॉब ऑफर मिलती है, वीज़ा मिलता है और लोग आ जाते हैं। और जो आपने दूसरी बात की, प्रोसेस लेंथी की, मैंने अभी आपको बताया कि ये जॉब्स होती है आसपास के गांव देहातों में, और सिटी के लोग वहां वापस नहीं जाना चाहते। वहीं से तो आए थे, फिर वापस क्यों जाएंगे? अब समझो इस बात को। यानी कि कनाडा आने के बाद महरूमियाँ ख़त्म हो जाती है। आपका फैंटास्टिक घर, बेहतरीन जर्मन गाड़ी, बैंक बैलेंस भरा हुआ, लोग नहीं जाते वापस फिर इन जॉब्स पर, फार्म वर्कर, लेबर वर्कर और इस तरह की जॉब्स पर। और फिर ये है लो सैलरी की जॉब्स। जब आप यहाँ पर साल 6 महीने निकाल लेते हो ना, तो नहीं जाते लोग इन जॉब्स पर वापस। यानी कि जॉब्स नहीं करेंगे लेकिन इधर अप्लाई नहीं करेंगे, इन जॉब्स पर नहीं जाएंगे, तो ये जॉब्स खाली पड़ी रहती है। कनाडा को ये बात पता है, कनाडा का प्रोसेस भी लेंथी है, उनको पता है, और वो अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी सेटिंग करते रहते हैं कि कहीं क्विक कर लिया, कहीं जीटीएस निकाल दिया, कहीं कंपनी को विदाउट एलएमआई अलाउ कर दिया, तो अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये जॉब्स बाहर वालों ने फिल करनी होती है, पाकिस्तानियों ने, मिडल ईस्ट के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, एशिया के जो बाकी कंट्रीज है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका के लोगों ने, इन्होंने ही आकर ये जॉब्स फिल करनी होती है। तो हाँ, बाहर के ही लोगों को जॉब मिलती है, उन्हीं के लिए ही जॉब्स बनी है और उन्होंने ही आकर करना होता है। फिर जो साल 6 महीने वहाँ काम कर लेते हैं, फिर वो सिटी निकल जाते हैं, पीछे फिर जगह खाली, तो फिर उनको भरनी पड़ती है। तो ये सिस्टम इसी तरह चलता रहता है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है एनिमल कॉमेडी हब, इनका आईडी है, ये हाफिज आबिद है, और वो लिखते हैं कि सर एक सवाल है कि अगर हम अपनी डिटेल एआई को दें और एआई को प्रॉम्प्ट देकर कैनेडियन स्टाइल सीवी बना लें तो क्या वो एक्सेप्ट होती है? कोई इशू तो नहीं आता? और सर, कल वाली वीडियो के कमेंट में लिंक दिया था आपके लिए, काइंडली वो चेक कर लें, आई थिंक दैट्स बेटर फॉर यू। और इसके साथ एक और कमेंट जुनेद लियाकत का है, वो लिखते हैं कि भाई मैं भी ऐसे ही करके अप्लाई कर रहा हूँ जॉब्स, आई थिंक वी हैव सेम क्वेश्चन फॉर फहद भाई। तो मैं दोनों का जवाब एक साथ दे देता हूँ
कि जी हाँ, आप एआई से, चैट जीपीटी या जो भी एआई आप यूज़ कर रहे हो, उससे आप अपनी सीवी बना सकते हैं। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है कि सीवी बनाने के बाद आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके साथ कंपेयर करके देख लेना कि वो उसके साथ सूट भी करती है, और अपनी सीवी को खुद भी पढ़ लेना कि उसमें सारे वो वाले लफ्ज़ हों जो आपको भी समझ में आते हों। ऐसी चीज़ें नहीं लिख देनी जो आपको समझ में नहीं आती। फिर आप वो यूज़ कर सकते हो, आप आगे भेज सकते हो। करेक्शंस वगैरह करने के बाद आप अप्लाई आगे कर सकते हो। और जो आपने मुझे लिंक भेजा है, उसमें आपने मुझे वो जो थंबनेल बना कर दिया है एक वीडियो का, तो वो मैंने वीडियो पर ऑलरेडी लगा दिया है। आई होप वो काम करेगा, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर कोई शख्स अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट है और वो मुझे कोई मशवरा दे, तो मैं उसके मशवरे की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे मान भी लेता हूँ। मेरी ये फ़ील्ड नहीं है यूट्यूब थंबनेल ये वगैरह, लेकिन क्योंकि आप इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हो और मुझे ये ट्रस्ट है कि आपने सही चीज़ भेजी होगी, तो मैंने उसे लगा दिया है और आई होप कि वो चीज़ चलेगी। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है मुदस्सिर और ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव 2 क्वेश्चंस आफ्टर रिसीविंग ए जॉब ऑफर. Should I send my education certificate by courier or by email? Secondly, is the sanad alone acceptable for ECA without result card? ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा इन्होंने। वो पूछ रहे हैं कि जॉब ऑफर आने के बाद जब मैं अपनी सनद का, अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का ईसीए कराऊंगा, तो मैं ईमेल से भेजूंगा सॉफ्ट कॉपी या मैं हार्ड कॉपी को कुरियर से भेजूंगा। एक तो उन्होंने ये पूछा, और दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या खाली सनद से ईसीए हो जाएगा। पहली बात तो ये कि आप उन्हें ईमेल नहीं भेजोगे, आप उन्हें फिजिकल हार्ड कॉपीज भेजोगे। और ऐसे नहीं कि आप हार्ड कॉपीज लिफाफे में डाल के भेज दोगे, ऐसे नहीं। वो भेजने के 2 तरीके हैं। अगर आपकी सनद बीए या उससे ऊपर की है, तो पहले आप उसे एचईसी से वेरीफाई कराओगे, और जब आप एचईसी के पास वेरीफाई कराने के लिए भेजोगे, तब आपके पास ऑप्शन होगी कि आप एचईसी को लिखोगे कि इसे वेरीफाई करने के बाद सील्ड एनवेलप को कनाडा भेज दें। उसके लिए आपके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और वो सील्ड एनवेलप कनाडा जाएगा, और वहाँ पर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सारी होगी, और फिर ईमेल में आपके पास आपका ईसी आएगा, और ईसी का लेटर, एक पेपर भी आपके पास आपके एड्रेस पर आएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप एचईसी को कहोगे कि ये टेस्ट करके सील एनवेलप में आपको वापस भेज दे। फिर आप खुद कोरियर भेजोगे कनाडा वेस्ट के पास ईसी कराने के लिए सील एनवेलप। वेस्ट की कंडीशन ये होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो होंगे आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट की कॉपीज, लेकिन वो सील एनवेलप में होना चाहिए, और वो सील्ड बाय, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एचईसी से सील होनी चाहिए। एचईसी उन्हें डालकर उन पर सील लगा के, अपने खास जो सील होती है वो लगाकर भेजेगी, और वो सील वेस्ट वाले खोलेंगे। अगर एचईसी ने खुद भेजा तो वो बेस्ट है, तो वो ट्रस्टेबल चैनल होगा, उनको पता होगा एचईसी से ही आया है। अगर आप एचईसी से रिसीव करके भेजोगे, तो कुरियर वाले को उसके कान खोल कर उसको बताना कि इसको लिफाफे को खोलना नहीं है, ना आपने खोलना है ना आगे कोई खोले, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है और इनको इसी तरह सील पैक कनाडा जाना है। तो आप उनको अच्छी तरह उनके कान में बात डाल देना कि खोलना नहीं है, जिस तरह वो हरकतें करते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस होती है। और जो रिजल्ट कार्ड का आपने पूछा, तो अकेली सनद का जो है वो ईसीए नहीं होता। इवन कि अकेली सनद की जो अटेस्टेशन है वो एचईसी भी नहीं करती, तो क्योंकि पहला स्टेप तो एचईसी से कराना है, तो वो ही नहीं करती। तो वो होगी तो उसके बाद वेस्ट में जाएंगे। तो रिजल्ट कार्ड के बिना काम नहीं चलता। और अगर आपकी एजुकेशन बीए से कम है, इंटर तक है, मैट्रिक है या 8वीं है, तो ये सारे आते हैं बोर्ड के नीचे, आईबीसीसी या इस तरह से बोर्ड का कोई नाम है इस्लामाबाद में। तो सेम प्रोसेस है। उनके पास आप खुद जाओगे, उनसे टेस्ट कराओगे, सील एनवेलप लोगे, या तो खुद कुरियर कर दोगे या फिर उन्हीं को कहोगे कि आप कुरियर कर दो और आप उनके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करोगे। ये मेक श्योर करना है कि लिफाफे के अंदर सनद, रिजल्ट कार्ड दोनों की अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, और वो लिफाफा सील होना चाहिए या एचईसी से या आईबीसीसी वालों से। इसके अलावा सऊदी अरब में भी एक सर्विस होती है, दुबई, कतर, सब जगह एक सर्विस होती है कि जो फेडेक्स कुरियर है ना, ये फेडेक्स कुरियर वाले आपसे सऊदी अरब से आपके डॉक्यूमेंट उठाएंगे, उन्हें एचईसी से टेस्ट करवाएंगे, और फिर ओरिजिनल आपके पास वापस भेजेंगे और कॉपीज़ को कनाडा भेज देंगे। तो अगर आप फेडेक्स की वेबसाइट पर जाकर या फेडेक्स के ऑफिस जाकर बात करोगे, तो वो ये सारा काम करते हैं। कभी कभी उनका कनेक्शन होता है टीसीएस के साथ या टाइगर वालों के साथ। तो सऊदी अरब में टीसीएस या टाइगर वाले या डायरेक्ट फेडेक्स वाले बैठे होंगे, वो आपसे ये सारा प्रोसेस कर देंगे और आपसे इसके चार्जेस ले लेंगे। आप सनद उनको दोगे, वो फेडेक्स के थ्रू इस हायर एजुकेशन जाएगी या आईबीसीसी जाएगी, अटैच्ड होगी, सील होगी, फिर कनाडा जाएगी। ओरिजिनल आपके पास वापस, कॉपीज़ कनाडा में, और वहाँ से कॉपीज़ के बाद आपके पास लेटर आएगा, एक ईमेल में और एक फिजिकल लेटर। तो ईजी है सारा, बस थोड़े से पैसे लग जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट।
ये कमेंट किया है मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपने पहले कहा था कि कुछ जॉब के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती। अगर जॉब मिल जाती है तो इंटरव्यू किस ज़ुबान में होगी? जिसको इंग्लिश नहीं आती तो इंटरव्यू कैसे देंगे, इस बारे में रहनुमाई करें। अगर आपने ये कमेंट वाली वीडियो शुरू से देखी है तो आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने डिटेल में बताया है। मैं फिर से क्विकली आपको बता देता हूँ कि कनाडा का इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में होता है और जिस कैटेगरी की आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसी लेवल की इंग्लिश आपसे बोली जाएगी। हाई फाई इंग्लिश आपसे नहीं बोली जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है अजय कुमार ने और वो लिखते हैं कि हेलो डियर, यू हैव ऑलरेडी सेंट मैसेज बट यू विल नॉट सेंड एनी रिप्लाई। प्लीज हेल्प मी टू अरेंज वन वर्क परमिट वीजा। I'm really very sorry brother, but I cannot provide any visa to anyone, not just you, not to anyone. Canadian visa system does not follow the rules. Countries like Dubai, Saudi or Qatar follow the rules. In Canada, you cannot buy visa. You cannot issue visa without proper government approvals. I'm really sorry for that, but I cannot offer work visa, work permit visa to anyone. I'm sorry to disappoint you, but that's what it is. Thank you so much. तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है सागर खान और वो लिखते हैं कि आप खुद वर्क वीज़ा भेजे, पाक में हूँ। मैंने अभी बताया कि मैं किसी को वर्क वीज़ा नहीं दे सकता। वर्क वीज़ा का बस यही तरीका है, आप जॉब अप्लाई करो, जॉब ऑफर मिलेगा, फिर वीज़ा अप्लाई होगा और फिर आप कनाडा होगे। मैं क्या, कोई भी आपको वीज़ा ऐसे नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसे बात करे ना आपसे तो वो फ्रॉड कर रहा है, बच के रहना आप ऐसे लोगों से। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है राव अमीर हमजा ने और वो कहते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से सीवी बनाकर भेज सकते हैं? इसके बारे में मैंने अभी डिटेल में बताया है। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं और अगर आपने ये वीडियो देखी है पूरी तो आपको इसका जवाब अब तक ऑलरेडी मिल गया होगा कि एआई से सीवी बना सकते हैं, लेकिन भेजने से पहले उसमें करेक्शन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें और जॉब से मैच कर लें। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है इनका आइडिया 2023Y, ये शाहनवाज है। लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंट नहीं कहलवाते। वो कहते हैं कि हम वीज़ा नहीं दिलवा सकते मगर हम फ़ाइल बनाकर बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करेंगे। फ़ाइल बनाने और जॉब ढूंढने में मदद करने के चार्जेस लेते हैं जो 10,000 से 50,000 तक होती है। मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे नहीं पता आप किस फ़ाइल की बात कर रहे हैं। ये आप उनसे पूछ लें कि वो क्या फ़ाइल बनाएंगे। और जहाँ तक जॉब अप्लाई की बात है तो जॉब अप्लाई एक वर्क है। अगर कोई इसके चार्जेस लेता है तो वो ले सकता है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप टाइम नहीं निकाल पाते जॉब अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल काम नहीं है। आप जॉब को पढ़ोगे, फिर अपनी रिज्यूमे उसके मुताबिक बनाओगे, फिर सेंड करोगे, फिर एक दिन में एटलीस्ट एक जॉब तो भेजोगे ही, तो वो आपके घंटे तो खाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये टाइम नहीं निकाल सकते तो किसी को हायर करना चाहते हैं इस तरह से तो कर सकते हैं। पैसों के मामले में भी आप उनसे डील कर लें कि वो कितना लेंगे। लेकिन मुझे फ़ाइल वाली बात समझ में नहीं आई कि किस फ़ाइल की बात हो रही है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि अगर आपको कोई ट्रस्टेबल शख्स मिल जाए या कोई ऐसा शख्स है जो बेरोज़गार है और आप चाहते हो कि वो आपका काम भी करे और उसकी भी हेल्प हो जाए और आपको उस पर ट्रस्ट भी हो कि वो वाकई अप्लाई भी करेगा, उसको जॉब अप्लाई करने का, सर्च करने का सारा तरीका आता है, तो ठीक है, कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे दुआएं भेजी है। आपकी दुआओं का, वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, इसी तरह मुझे अपने वेल विशेस भेजते रहा करें। और जिन लोगों के कमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज मिला होगा, आपकी नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।